फ्रेंड्स, एज यू नो, हमने पार्ट 8 भी जो है कंप्लीट कर लिया है और आज से हमें फ्रेंड्स पार्ट 9 जो है स्टार्ट करना है। अब पार्ट 9 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें पंचायत और म्युनिसिपैलिटी जो है वो हमें स्टडी करना है। बट एज आई हैव सीन, स्टूडेंट्स जो हैं वो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उनका कंफ्यूजन ये होता है कि सर ये पंचायत और म्युनिसिपैलिटी आखिर है ही क्यों। हमारे यहाँ सर सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है। तो जब हमारे यहाँ सेंट्रल और स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है, तो आखिर ये पंचायत की और म्युनिसिपैलिटी की रिक्वायरमेंट ही क्या है। तो फ्रेंड्स, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, इंडिया क्या है फ्रेंड्स। डेफिनेटली यू ऑल विल से इंडिया एक क्या है, डेमोक्रेसी है। सो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। आई गेस हम इतना अहेड आ चुके हैं कि आप सब बता देंगे कि डेमोक्रेसी का मतलब जो पावर है वो रूट लेवल पर सिटीजन के हैंड में होनी चाहिए। पर मुझे एक बात बताइए, सपोज आप एक विलेज में रहते हैं और उस विलेज में रोड भी नहीं है और कुआं भी नहीं है। तो ये डिसीजन कि पहले रोड बनाई जाए कि पहले कुआं बनाया जाए, कौन बेटर लेगा। भाई, मोदी जी बेटर लेंगे, शिवराज सिंह चौहान जी बेटर लेंगे, या फिर जो आपके रूरल लेवल पर, आपके गांव के ही लेवल पर जो सरपंच होगा वो बेटर लेगा। डेफिनेटली फ्रेंड्स, आप कहोगे सरपंच जो है इस डिसीजन को ज्यादा बेटर फॉर्म में लेगा, क्योंकि वो जानते हैं रूट लेवल पर, जमीनी स्तर पर, कि आखिर हमें किसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। क्या हमारी जो इकोनॉमी है गांव की, विलेज की, वो रोड्स पे चलती है, जिसके कारण हमें पहले रोड्स बनवाने चाहिए ताकि हमारे यहाँ लोग जो है अपना 2 टाइम का खाना जो है वो अर्न कर पाए। या फिर हमें ऑन द अदर हैंड जो कुआं है उसको, वेल को पहले जो है बनवाना चाहिए, बिकॉज हमारे यहाँ रोड्स इतनी प्राइमरी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी ज्यादा हमारे यहाँ पानी है। सो ये डिसीजन जो है डेफिनेटली एक रूट लेवल पर, अगर लोकल लेवल पर लिया जाएगा तो ही क्या होगा, बेटर होगा। सो इसीलिए कहा जाता है कि एक ट्रू डेमोक्रेसी अगर हमें अचीव करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है लाना होगा। यानी कि हमें यूनियन और स्टेट के साथ साथ जो लोकल लेवल है उस पर भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है पूरा का पूरा लाना होगा। तभी क्या होगा, रियल डेमोक्रेसी अचीव हो पाएगी। जिन लोगों के लिए आप काम करना चाह रहे हैं, जिनका आप डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, उनके साथ आपको पार्टिसिपेशन करवाना होगा। तभी क्या होगा, तभी वो लोग इसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। एंड एज वी ऑल नो, हमारा जो सेंसस होता है, हमारे यहाँ 2 तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, एक विलेजेस और दूसरा शहर, दैट इज रूरल एंड अर्बन। सो इसीलिए हमारे यहाँ जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है वो भी क्या है, वो भी 2 तरह का बनाया गया है, एक रूरल का और एक अर्बन का। जो रूरल वाला होता है पंचायती राज, एज वी ऑल नो, क्योंकि हम में से कई लोग गांव से बिलोंग करते हैं, मैं तो नहीं, एक्चुअली आई बिलोंग टू अ सिटी दैट इज उज्जैन। तो आप समझिए, जो सिटी है और जो विलेजेस हैं, इनके स्ट्रक्चर में, सोशल स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा क्या है, डिफरेंस है। इसके कारण इनके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया जाता है वो भी क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अब प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ 3 टियर स्ट्रक्चर जो है फॉलो होता है। मतलब हमारे यहाँ गवर्नेंस जो है वो 3 लेवल्स पे होता है। यूनियन लेवल मोदी जी, स्टेट लेवल शिवराज सिंह चौहान, और लोकल लेवल पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम वगैरह। अब लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं, सो स्टिल आई हैव सीन कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये इतना बड़ा नया सिस्टम, नया झमेला, आखिर रिक्वायरमेंट क्या थी इसको लाने की, नहीं भी लाते तो क्या फर्क पड़ता। और इसके अलावा आप नेक्स्ट आर्टिकल 244 में समझेंगे कि हमारे यहाँ एक और चीज है जो कि है 5th और 6th शेड्यूल में, कि जो ट्राइबल एरियाज हैं जैसे असम वगैरह, इनके जो एरियाज हैं इनके लिए क्या करा गया है, पंचायत से भी हटके एक अलग ही ऑटोनॉमस ट्राइबल काउंसिल का सिस्टम जो है वो बनाया गया है। सो आखिर ये सब क्यों करा गया है, तो इसको समझने के लिए फ्रेंड्स मैंने टोटल आपको 3 लेक्चर्स रखे हैं आपके लिए।
फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूरा बेसिक क्लियर करूंगा कि आखिर पंचायती राज क्यों आया, आखिर हमें ये पंचायत की, म्युनिसिपैलिटी की या ट्राइबल काउंसिल की आखिर रिक्वायरमेंट क्यों है, ताकि जब मैं कल आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ाऊं तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। फिर सेकंड लेक्चर में जैसा कि मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पूरे पंचायत के पढ़ेंगे। थर्ड लेक्चर में हम म्युनिसिपैलिटी और शेड्यूल एरिया इनको पढ़ेंगे। ऐसे करके 3 लेक्चर्स में हमारा जो पार्ट 9 है और पार्ट 10 है वो दोनों फिनिश हो जाएगा। और क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है इसलिए हम इनकी बातचीत एकदम साथ में 3 लेक्चरों में लगातार करेंगे। अब फ्रेंड्स आज का जो हमारा सेशन है वो है पंचायती राज की इंडिया में पूरी हिस्ट्री को लेकर कि आखिर पंचायती राज की नीड क्या थी, आखिर इसके आने से क्या बेनिफिट होगा और क्यों ये लाया गया। और इसमें भी काफी स्टूडेंट्स आई हैव सीन कंफ्यूज होते हैं कि सर पहले ये आर्टिकल 40 में था, बाद में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, तो आखिर सर ये सब क्यों हो रहा है। सो फ्रेंड्स इसको हम एक स्टोरी की तरह समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए कि ग्राम स्वराज या फिर मैं बात करूं ग्राम स्वराज, विलेज स्वराज या फिर पंचायत जो है उसका जो सपना है, उसका जो ड्रीम है वो किसका था। डेफिनेटली फ्रेंड्स यू ऑल विल से महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जो है उनका ये प्रिंसिपल था कि जो विलेजेस हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसके जरिए होना चाहिए, पंचायत के जरिए होना चाहिए। क्या कहते थे वो, जरा पढ़िएगा फ्रेंड्स। माय आइडिया ऑफ विलेज स्वराज इज दैट इट इज अ कंप्लीट रिपब्लिक इंडिपेंडेंट of its neighbor for its own vital wants and yet interdependent for many others in which dependence is a necessity। कंफ्यूज हो गए फ्रेंड्स। सो बहुत डेप्थ है ये, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको कुछ और समझाता हूँ ताकि आप इसको समझ पाए कि गांधी जी वाज ट्राइंग टू से व्हाट। सो फ्रेंड्स हम जानते हैं जैसा कि हमारे यहाँ अलग अलग, जैसे आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, सो बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं शरीर की सबसे बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, तो सेल है। तो उसी तरह से गांधी जी कहना चाहते थे कि नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट अगर हम बात करें तो जो विलेज होता है वो सबसे छोटी क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है। इसके अलावा गांधी जी वॉज ऑफ द व्यू that India lives in villages and if the villages are destroyed, whole India will be destroyed। हमारा देश गांव में बसता है और अगर गांव तबाह हो गए तो हमारा देश क्या होगा, हमारा देश भी तबाह हो जाएगा। सो हमें एडमिनिस्ट्रेशन अगर करना है तो उसके लिए हमें सबसे छोटी यूनिट जो है वो स्टेट को या डिस्ट्रिक्ट को ना मानते हुए विलेजेस को मानना पड़ेगा। और विलेजेस के जो लोग हैं उनको हमें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर देनी होगी और इसके अलावा हमें उनका पार्टिसिपेशन भी लेना होगा, हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लास में जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है उसका रीजन बीइंग क्या होता है, इफ यू हैव एनी कंप्लेंट्स आप क्या करते हैं, देवेंद्र सर को या महेंद्र सर को बताते हैं और फिर वो प्रॉब्लम मुझ तक आती है और उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी क्लास में क्या करता हूँ, चेंजेस करता हूँ। बट ऑफलाइन में क्या होता है फ्रेंड्स, वी आर ऑन 1-to-1 कम्युनिकेशन, तो आप डायरेक्ट मुझे बता पाते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। सो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाता है, इमीडिएट हो जाता है और एग्जैक्ट वो होता है जो आप चाहते हैं। सो यही बात जो है गांधीयन प्रिंसिपल में की जा रही है, जिसमें गांधीयन डेमोक्रेसी में वो कहते हैं कि विलेजेस को सबसे छोटी यूनिट मान के एडमिनिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए और विलेजेस को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों पावर्स जो है दी जानी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी डेमोक्रेसी आ पाएगी, तभी हमारा इंडिया एज अ कंट्री क्या होगा, डेवलप हो पाएगा। और डेप्थ में समझने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है ऑलरेडी, दैट इज ऑफ कुएं का और रोड का, किसका कंस्ट्रक्शन पहले करवाना है उसका। सो अब देखिए व्हाट वाज गांधी जी ट्राइंग टू से कि भाई इंडिपेंडेंट और रिपब्लिक होना चाहिए विलेजेस। भाई जब विलेजेस का डेवलपमेंट होगा तभी पूरे देश का डेवलपमेंट होगा। सो हर विलेज को अपने आप में रिपब्लिक होना चाहिए, मतलब वो अपने हेड को चुन पाए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए मतलब कि वो डिसाइड कर पाए, एक सेकंड फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट होना चाहिए मतलब कि जो विलेजेस हैं वो ये डिसीजन ले पाए कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इसके अलावा फिर भी इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए, क्योंकि समझिए फ्रेंड्स पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हमें कोई कंट्री थोड़ी बना देना है,
हमें स्टेट और नेशनल लेवल से उसे थोड़ा बहुत डिपेंडेंस रखना है, बट वो लिमिटेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपको दो विलेजेस को कनेक्ट करने वाली रोड बनाना है, सो उसका पावर डेफिनेटली जो है इनके पास नहीं होगा, वो स्टेट या नेशनल गवर्नमेंट के पास होगा। सो मैक्सिमम इंडिपेंडेंस एंड मिनिमम डिपेंडेंस, ये गांधी जी का क्या था, प्रिंसिपल था। और गांधी जी के प्रिंसिपल्स को काफी हद तक एग्जैक्टली फॉलो करते थे, एज यू ऑल नो, हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। व्हाट डज ही सेड, इंडिया पुअर क्यों है? अब प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो जीडीपी में हम टॉप 10 कंट्रीज में आते हैं, स्टिल इंडिया को हम पुअर कंट्री कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इट इज बिकॉज कि हमारे यहाँ जो विलेजेस हैं उनमें लोग क्या है, अभी भी बहुत गरीब हैं। इंडिया की जो बल्क पॉपुलेशन है उसमें अधिकतर लोग क्या है, अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। तो अगर इंडिया के विलेजेस रिच हो जाए तो क्या इंडिया रिच होगा? डेफिनेटली यस। और इंडिया के विलेजेस को रिच करने के लिए लोकल लेवल पर डेवलपमेंट करना जरूरी है, और वो तभी हो पाएगा जब पंचायत को क्या दी जाए, पावर्स दी जाए, क्योंकि वही क्या कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स को समझ सकते हैं। इसी ग्राउंड पे हम बात करते हैं किसकी, पंचायत की। बट द थिंग इज, एज यू ऑल नो, कि पंचायत जो है वो स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं था ही नहीं। आर्टिकल 40 जो है उसमें अगर हम बात करें, सो ये बात दिया गया था, ये प्रोविजन दिया गया था कि हमें क्या करना है, फ्यूचर में विलेज पंचायत क्या है, लानी है। एज यू कैन सी, the result was that the constitution that was drafted under this chairmanship, Ambedkar's chairmanship, did not mention a word about Panchayat Raj. During the drafting of the Constitution of India, Panchayati Raj institution was placed in the नॉन जस्टिसेबल पार्ट। अब नॉन जस्टिसेबल डीपीएसपी के सेशन में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा है, द डीपीएसपी एज आर्टिकल 40, एंड एज आई टोल्ड यू इन टुडेस लेक्चर ओनली कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाद में किया गया था। सो अगर पंचायत इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, सो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग से इनेक्टेड क्यों नहीं थे? क्यों बाद में हमें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा, जिसके बाद पंचायत को पावर दी गई? सो द थिंग इज फ्रेंड्स, जो पंचायत है उनको लेकर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी, इन दोनों के बीच में क्या था, डिस्प्यूट था, क्लैशेस थे। डिस्प्यूट क्या थे समझेगा फ्रेंड्स, जो बी आर अम्बेडकर थे वो महात्मा गांधी के बिल्कुल अगेंस्ट और रिवर्सल बोलते थे। जैसे अगर पंचायत में पॉजिटिविटी है, तो इसमें फ्रेंड्स कुछ कुछ नेगेटिविटी भी है। नेगेटिविटी लाइक अगर मैं बात करूं, सो फ्रेंड्स वी ऑल नो, हमारे यहाँ क्या होता है, जातिवाद, कम्युनलिज्म बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा क्षेत्रवाद, लोकलिज्म बहुत ज्यादा होता है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, सो वुमेन्स का सपरेशन वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी, या फिर अगर मैं बात करूं, या फिर कई सारी प्रेजुडिस, रूढ़िवादी प्रथाएं जो हैं, वो भी हमारे यहाँ पूर्वाग्रह वगैरह जो है, जो स्टीरियोटाइप्स हैं, वो भी हमारे यहाँ प्रैक्टिस होते हैं, अंधविश्वास। ठीक है, सो ये सब जो है कहीं ना कहीं अंबेडकर जी का कहना था कि इन सब प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं राइज करती है कौन, पंचायत। और इसमें अगर मैं बात करूं, उनका कहना था कि इंडिया में इतनी एजुकेशन नहीं है कि जो लोकल लेवल है उस पर इतनी बड़ी पावर दी जाए। अधिकतर लोग क्योंकि इलिटरेट है और अनडेवलप्ड हैं, इसलिए इनको इतनी पावर नहीं दी जानी चाहिए। और उन्होंने इसी कारण पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत का कहीं डिस्क्रिप्शन नहीं करा, एक्सेप्ट आर्टिकल 40। उनका सोचना था कि जब इंडिया में लोग लिटरेट हो जाएंगे, जब इंडिया में स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडिस खत्म हो जाएंगे, सती प्रथा टाइप्स, तो उस समय ये पावर अगर दी जाए तो सही रहेगा। बट अभी के प्रोसेस में अगर हम बात करें तो ये पावर जो है उल्टा इंडिया और पाकिस्तान में जो दो हमारे यहाँ क्या हो गए हैं, पार्टीशन हो गए हैं, ये उसको और एक्सटेंड करेगा। और अगर इंडिया के इंडिपेंडेंस की टाइम की बात करें, सो फ्रेंड्स एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर कि 1947 के टाइम पर इंडिया वाज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद पाकिस्तान एंड द प्रिंसली स्टेट्स। तो उस वक्त जवाहरलाल नेहरू वाज आल्सो नॉट ऑफ द व्यू कि हम एक और एंड से प्रॉब्लम जो है
या रिटेलिएशन जो है वो फेस करना स्टार्ट कर दे, दैट इज विलेजेस। तो इसलिए स्टार्टिंग में इनको किसी तरह का कोई पावर नहीं दिया गया और इसकी जगह क्या लाया गया फ्रेंड्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया, सीडीपी लाया गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फ्रेंड्स। अब इसकी अगर मैं बात करूं ये क्या था फ्रेंड्स, समझेगा हमारा जो इंडिया है उसका पूरा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको रीडिफाइन ये करना चाहता था। अब ये कहाँ से आया और कैसे आया, तो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो अमेरिका है वहां पर यह कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है लाया गया था, जिसमें क्या करा गया था फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जो है वो एरिया सेलेक्ट करती है। आई कैन इफ आई एम क्लियर, तो स्मार्ट सिटीज के बारे में आपने जैसे सुना है, तो स्मार्ट सिटीज में जो काम हो रहा है वो टाइप ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ही है फ्रेंड्स, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, रीजन सिलेक्ट करती है और रीजन सिलेक्ट करके वहां पर क्या करती है, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स जो है लॉन्च करती है, जिसमें क्या करा जाता है, पूरा रूरल रिकंस्ट्रक्शन करा जाता है। और हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स है, पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीजेस, इग्नोरेंस मतलब लेस नॉलेज, जैसे जो किसान है उनको आज भी अपनी फसलों को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है। सो ये जो प्रॉब्लम्स है, पोवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीजेस, अवेयरनेस, इनकी कमी, इन सब के लिए एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया, जिसमें क्या करा गया, जिसमें हमारी जो कंट्री है उसको क्या करा गया, विलेजेस में ब्लॉक्स में बांटा गया और विलेजेस में ब्लॉक्स में बांटने के बाद इनमें क्या करा गया, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स जो है अपॉइंट किए गए, जिनके अंडर में विलेज लेवल वर्कर्स जो है वो काम करने लग गए। अब ये जो ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, लोग इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि फाइनली इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया है और अब इंडिया में सबको जो है प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, प्रोग्रेस मिलेगी और सबका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो पहले के मुकाबले इम्प्रूव होगा। पर ये प्लान जो है फ्रेंड्स इतने बड़े लेवल पर रिक्वायर्ड था कि सीडीपी के अंदर जो प्रोजेक्ट था वो इसके लिए काफी नहीं था, क्योंकि एज यू नो इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री एंड हैज अ वेरी ह्यूज पॉपुलेशन। सो इसीलिए इस प्लान के लॉन्च होने के एग्जैक्ट एक साल बाद 2 अक्टूबर 1952 को ये प्लान लॉन्च हुआ था। इसके एग्जैक्ट एक ईयर बाद 2 अक्टूबर 1953 को एक और प्लान फ्रेंड्स लॉन्च हुआ, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, दैट इज एनईएस। इस प्लान में जो प्रीवियस प्लान था उसी को क्या करा गया फ्रेंड्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान को और ज्यादा एक्सटेंड करा गया। पर इफ आई आस्क यू, व्हाट डू यू थिंक, ये प्लान जो है आपके अकॉर्डिंग सक्सेसफुल हुआ होगा फ्रेंड्स कि नहीं हुआ होगा? अब फ्रेंड्स इसी को कंफर्म करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, बलवंत राय मेहता कमेटी, 1957 में। इस कमेटी को टास्क सौंपा गया कि ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हम लाए हैं और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस हम जो लाए हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है, आप ये हमें रिपोर्ट करिए। सो आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे फ्रेंड्स, इस कमिटी ने दोनों प्लांट जो हैं, सीडीपी और एनईएस, दोनों को ही क्या कर दिया, बॉयकॉट कर दिया, दोनों को ही एलिमिनेट करने की डिमांड कर दी। अब ऐसा क्यों फ्रेंड्स, समझिएगा फ्रेंड्स, इंडिया एक क्या है, इलिटरेट कंट्री है और इंडिया का स्ट्रक्चर और अमेरिका का स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इंडिया में हम किसी भी व्यक्ति की बात फ्रेंड्स तभी मानते हैं जब हम उसे जानते हैं, बिकॉज द थिंग इज इंडिया इज अ इमोशनल कंट्री। सो यहाँ पर जो है सेंट्रल लेवल से अगर आप बीडीओ ऑफिसर जो है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अपॉइंट कर रहे हो या फिर विलेज लेवल वर्कर्स अपॉइंट कर रहे हो, सो इसमें प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, इसमें पार्टिसिपेशन नहीं है। इसमें जो सिटीजन्स हैं वो खुद कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और हमारा इंडिया अगर अमेरिका के मुकाबले हम बात करें फ्रेंड्स, तो एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पर स्टेट टू स्टेट तो छोड़िए, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी और विलेजेस टू विलेजेस भी डाइवर्सिटी और ट्रेडिशंस बहुत डिफरेंट है और बहुत ज्यादा है। सो इसीलिए अगर बोला गया कि हमें इंडिया में वाकई में प्रोग्रेस करना है, सो इन दोनों प्लान्स को क्या करा जाए, बंद करा जाए और इसकी जगह क्या लाया जाए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लाया जाए, जिसमें लोग क्या होंगे, इलेक्टेड होंगे, जिसके जरिए सिटीजन्स का क्या होगा,
पार्टिसिपेशन जो है ज्यादा होगा। ये बलवंत राय मेहता कमेटी की जो है रिकमेंडेशन थी। बट इनकी जो सबसे मेन रिकमेंडेशन थी, जो एग्जाम्स में लगातार पूछा जाता है फ्रेंड्स, इन्होंने जो है थ्री टायर लेवल की जो है बात करी थी। मतलब जो है 3 टायर पंचायती सिस्टम जो है वो लाने की इन्होंने बात करी थी, जो कई एग्जाम से पूछा जाता है। जो आपको स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था 3 टायर वाला स्ट्रक्चर, मैं वापस से निकाल देता हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर पाए। उसका रिकमेंडेशन असल में इन्होंने ही करा था। अब इसको जो फ्रेंड्स आपको समझना है तो समझिए। जैसे मैं अगर आपको समझाने के लिए बात करूं फ्रेंड्स, मैं उज्जैन का हूं, तो उज्जैन जो है वो एक सिटी भी है, उज्जैन एक तहसील भी है, और उज्जैन एक जिला भी है। सेम एज विद द इंदौर, सिटी भी है, तहसील भी है, जिला भी है। सो 3 लेवल में अगर उन बात करें तो उन्होंने बोला सबसे नीचे होता है विलेज, विलेज के ऊपर ब्लॉक, तालुका, तहसील, जो भी आप कहना चाहें, और उसके ऊपर जो है डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला। तो इन तीनों लेवल्स पर क्या कहते हैं पंचायत जो है होनी चाहिए। और 3 टायर पंचायती राज जो है उसकी बात करी सबसे पहले किसने? बलवंत राय मेहता जी ने। और इन्हीं की रिकमेंडेशन पर हमारा जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वो मैक्सिमम जो है वर्क कर रहा है। और इन्हीं की रिकमेंडेशन पर क्या हुआ फ्रेंड्स, 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान नागौर में क्या करा गया, ये नया वाला सिस्टम जो है इसके अकॉर्डिंग पंचायत बनाई गई। अब आप कहोगे फ्रेंड्स सर यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है। सो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, पंचायत सिस्टम तो हमारे यहाँ बहुत सालों से चला आ रहा है, पर क्या होता है, द थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने अभी सुना होगा एनआरए और सीईटी, तो एनआरए और सीईटी को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट अगर पूछा जाए तो क्या है? एमपी है। अब एनआरए और सीईटी से क्या होगी? वही पुरानी जो एसएससी एमपीपीएससी वगैरह एग्जाम्स होती थी, उन्हीं की गवर्नमेंट एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट होनी है। पर कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर क्या हो गया? चेंज हो गया है। सो उसी तरह से जो नया स्ट्रक्चर था, जो बलवंत राय मेहता की कमिटी ने बताया था, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सबसे पहले पंचायत कहाँ बनाई गई? राजस्थान नागौर में बनाई गई। और इसके बाद जो है आजकल एग्जामों में कल्चर आ गया फ्रेंड्स सेकंड पूछने का। तो सेकंड कहाँ बनाई गई? सेकंड आंध्र प्रदेश में बनाई गई। और आंध्र प्रदेश के भी महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर बनाई गई। हाँ जी बिल्कुल, आई एम सेइंग द राइट, आई एम सेइंग राइट, आई एम सेइंग द राइट। बहुत महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें जो है सबसे पहले इसका फॉर्मेशन फ्रेंड्स किया गया। सो फर्स्ट आपको सबको पता होगा, या आपने कईयों ने पहले से आई गेस रटा भी होगा, राजस्थान नागौर जो है इट इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जहां पर ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ 2 अक्टूबर 1959। एंड आफ्टर दिस 11 नवंबर 1959 को आंध्र प्रदेश महबूब नगर में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। और उसके बाद कई सारी स्टेट्स ने क्या करा, इसको इस नए स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करा, जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इलेक्शन की जो है बात करता है। अब बलवंत राय मेहता के अलावा फ्रेंड्स एक और कमिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट इज अशोक मेहता कमिटी। लेट मी टेल यू, इन्हीं दोनों कमिटीज की जो रिकमेंडेशंस है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम प्रेजेंट स्ट्रक्चर जो है हमारा बना हुआ है। तो कल जब मैं आपको प्रेजेंट स्ट्रक्चर समझाऊंगा तो इन्हीं कमिटीज की रिकमेंडेशंस को मैं आपको और डेप्थ में अंडरस्टैंड करवाऊंगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स जो अशोक मेहता कमेटी आई, और इसके बाद जो दंतेवाला हनुमंत कमेटी आई, इन सब ने कहीं ना कहीं अपनी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी। जैसे दंतेवाला कमेटी ने कहा कि ब्लॉक ब्लॉक लेवल पर वर्क होना चाहिए। हनुमंत राव कमेटी ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लानिंग होनी चाहिए। जो जीवी के राव कमेटी थी उन्होंने कहा कि रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी इरेडिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? वर्क होना चाहिए। पर अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो जो एल एम सिंघवी और पी के थुंगन कमेटी है, उनकी एक बात जो है, कई सारी जो कमिटीज हैं उनके ऊपर जो है मानी गई, और उसको बहुत इंपॉर्टेंस से बाद में इम्प्लीमेंट भी करा गया। एंड लेट मी टेल यू, एमपीपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है इसके ऊपर। अब अशोक मेहता कमेटी ने फ्रेंड्स क्या करा, बलवंत राय कमेटी का बिल्कुल रिवर्सल बात करी। इन्होंने 3 टायर की जगह 2 टायर कमेटी जो है वो लाने की बात करी। 2 टायर कमेटी में भी इनका कहना था कि हमें विलेज लेवल पर कमेटी नहीं लानी चाहिए,
हमें जो है जो ब्लॉक लेवल है, मंडल लेवल का पंचायत लानी चाहिए, ब्लॉक लेवल पर मंडल पंचायत लानी चाहिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद लानी चाहिए। अब लेकिन अगर मैं बात करूं, सो इस सब के बाद भी, इतनी सारी बातों के बाद भी, इंडिया जो है उसमें पंचायत इम्प्लीमेंट होने के बाद भी जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया। हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा जो है नहीं हुआ। सो इसी पर क्वेश्चन उठा कि आखिर ऐसा क्यों। तो इस पर कमिटी जो बैठी, एलेन सिंघवी और पीके तुंगन कमिटी, इन्होंने एक बात कही कि जो पंचायत है उनके रिस्पेक्ट में स्टेट के पास इतनी ज्यादा पावर है कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं रहा है। लोकल लेवल तक जो पावर है वो रीच आउट कर ही नहीं रही है। इसके अलावा जो इलेक्शंस हैं और जो पार्टिसिपेशन है उसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है और बहुत ज्यादा इरेगुलरिटी है, जिसके कारण पंचायत का जो वर्किंग है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की रिक्वायरमेंट है। जब तक इन्हें प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिल जाता तब तक इंडिया में पंचायत प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी। और इन्हीं की रिकमेंडेशंस के अनुसार फ्रेंड्स क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का ट्राई किया गया। अब सबसे पहले फ्रेंड्स ये ट्राई किसने किया, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने ट्राई किया। बट फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं आपकी पावर जो है छीन रहा हूं तो क्या आप ऐसा कोई बिल आने देंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे यहाँ अगर 1986 तक बात करें तो 3 टायर गवर्नमेंट नहीं, सिर्फ 2 टायर गवर्नमेंट होती थी, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल। और जब भी आप पंचायत लाने की बात करते हो तो समझिए पंचायत को क्या देने की बात की जाती है, पावर्स की देने की बात की जाती है, इन्हें सेल्फ गवर्निंग बॉडीज बनाने की बात की जाती है। अब जो पावर इन्हें चाहिए, आप समझिए फ्रेंड्स, वो अलग से तो कहीं से आएंगी नहीं। they should be they should be given after taking from some other। so अगर हम बात करें डिवीजन ऑफ पावर जो है वो आपको करना है, तो किसी की पावर जब आप लोगे तभी तो इनको आप पावर दे पाओगे। इनकी पावर जो है कब मिल पाएगी, जब स्टेट्स की पावर क्या की जाए, थोड़ी सी ली जाए। तो क्या स्टेट्स ऐसे बिल को कभी भी एग्री करेगी? सॉरी, क्या स्टेट्स ऐसे बिल को कभी भी एग्री करेगी? डेफिनेटली नॉट। इसीलिए इस बिल को क्या करा गया, कैंसल आउट कर दिया गया और राजीव गांधी गवर्नमेंट जो है इसको पास नहीं करा पाई। बट आफ्टर दैट नरसिम्हा राव गवर्नमेंट जो है वो इस बिल को वापस लाई एज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और ये बिल सिर्फ पास हो गया, एंड द रीजन वाज कि जो कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट थे वो क्या कर दिए गए, कैंसल कर दिए गए। आई मीन टू से, भले ही पंचायत इंडिया में प्रेजेंटली बन गई है, पर पंचायत जो है वो कंप्लीटली किसके अंडर वर्क करती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वर्क करती है। जैसा कि महात्मा गांधी जी ने सोचा था, इट इज नॉट दैट इंडिपेंडेंट टुडे ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अभी भी क्या है, पंचायत के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा पावरफुल है। और ये बिल जो है भले ही 1992 को आया था, पर ये लागू कब से हुआ, इम्प्लीमेंट कब से हुआ, 24 अप्रैल 1993। इसीलिए हम 24 अप्रैल 1993 को क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस, नेशनल पंचायती राज डे जो है बनाते हैं। और इसने क्या करा, इस एक्ट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट जोड़ दिया जो कि था पार्ट 9 पंचायत। और इसमें जो है कई सारे आर्टिकल्स फ्रेंड्स क्या करे गए, जोड़े गए, जिनको आप अल्फाबेटिकली याद करिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। अगर मैं बात करूं ईजोटी, हमें बचपन में फ्रेंड्स पढ़ाया जाता था याद कराने के लिए, 5th अल्फाबेट, 10th अल्फाबेट, 15th अल्फाबेट, 5th 10th 15। सो नियर अबाउट जो है मोर देन 15 आर्टिकल्स जो है पंचायत के लिए यहाँ पर जोड़े गए, जो कि हम कल के सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एक नया शेड्यूल भी फ्रेंड्स यहाँ पर जोड़ा गया। अब ये 11 शेड्यूल क्या है और इस नए शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट्स हैं, ये क्या है, ये सब तो हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी तो आप सिर्फ इतना समझिए कि राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट ये बिल लाने की कोशिश करी थी, बट इट वाजंट सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ इट्स सेंट्रलाइजिंग नेचर। तो इसके बाद जो है क्या करा गया, इसके बाद जो है
ये बिल जो है वो चेंज करा गया और इसके बाद नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, पीवी नरसिम्हा राव, इनके जो टेन्योर है उसमें एक और बिल लाया गया जिसमें सारे कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट जो हैं वो डिलीट कर दिए गए, जिसके बाद क्या हुआ, ये पंचायती राज बिल जो है ये इनेक्ट हो गया और कॉन्स्टिट्यूशनाइजेशन हो गया। अब एज आई टोल्ड यू, कॉन्स्टिट्यूशनाइजेशन में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो पंचायत है और जो म्युनिसिपैलिटी है दोनों के आर्टिकल्स को डेप्थ में स्टडी करेंगे अपने कल के सेशन में, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जो है बकायदा आ चुका है। बकायदा ये ABCD पहले स्टूडेंट्स इसको इम्पोर्टेंट नहीं मानते थे, बट इसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। सो आई एम प्रिटी श्योर कि आगे भी ऐसा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आई गेस आज का सेशन आपको काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि पंचायत क्या है, क्यों हमारे यहाँ लाई जा रही है, वगैरह वगैरह। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स फ्रेंड्स, मेंशन इट टू मी in the comment section, and that's all for now. We will meet tomorrow. Bye bye friends.